एक ब्रिज बनवा दिए, वाहवाही हो गई, लोगों में पता चल गया विकास पुरुष हो गए। हाँ, 2014 से 2019 के बीच में 2014 में ही मुलायम सिंह और अखिलेश जी का सफाया हो चुका था। एक ये 400 पार और इंडिया का नामो निशान नहीं है। भारत में अल्लाह ईश्वर तेरा नाम, सब हम तो पहले अल्लाह का नाम ले रहे हैं। अभी हमारी उपस्थिति है गाजीपुर में। जैसा कि आप जानते हैं, कल आखिरी चरण का मतदान होना है। गाजीपुर में वो सीट आती है जिसमें सबसे आखिरी में 7वें चरण में मतदान होता है और काफ़ी हॉट सीट भी मानी जा रही है गाजीपुर, क्योंकि यहाँ अफजाल अंसारी हैं, साथ में टक्कर देने के लिए पारसनाथ राय बीजेपी के उम्मीदवार हैं। जैसा कि आप जानते हैं, केंद्र में भी सरकार है बीजेपी की और यहाँ पे बीजेपी से पारसनाथ राय जो कि अफजाल अंसारी को टक्कर देने आए हैं, तो मामला ज़रा गंभीर है, काफ़ी रोचक। यहाँ पे इसी कड़ी में हमारे साथ हैं बीजेपी के कट्टावर नेता रामानुज राय। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे किस तरह की रणनीति होगी। यही जानने के लिए हम पहुंचे हैं रामानुज राय के घर। अब उन्हीं से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर चैनल में। जैसा कि देखा जा रहा है, कल चरण में मतदान होना है, गाजीपुर का भी नंबर है, तो किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? हमारी तैयारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बदौलत है और हमारे कार्यकर्ता ईमानदारी से, कर्मठता से, कर्म से इस धरती को, इस भारत माँ को माँ मानते हुए और संगठन को अपना सब कुछ मानते हुए तन मन धन से लगे हुए हैं और हमारी तैयारियां लगभग पूर्ण हो चुकी हैं। जो भी कमियां हैं वो आज शाम तक पूरी हो गई। पूरे कार्यकर्ताओं के अंदर इतना जोश भरा हुआ है, जो अपनी जोश में, इस धूप में, कड़ी धूप में, कड़ी गर्मी में, इसे में भी वो निकल करके चल रहे हैं। और मेरा जनपद के सभी मतदाताओं से निवेदन है कि वो सुबह उठते उठते मतदान करें, इसके बाद जलपान करें, तब स्नान करें। ये मेरा व्यक्तिगत रूप से और सामाजिक रूप से गुजारिश है, ताकि उनके स्वास्थ्य को भी कोई असर न हो। सुबह मतदान कर लेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता जनता से, मतदाताओं से अपील कर रहे हैं कि जितना सुबह हो सकता है उतना सुबह मतदान करें, ताकि आप स्वस्थ रहें, ठीक रहें, प्रसन्नचित रहें, आपको कोई बीमारी ना हो। चलिए अब आ जाते हैं गाजीपुर में, जहाँ तक इस समय हॉट सीट मानी जा रही है। काफ़ी रोचक यहाँ का मुकाबला होने वाला है। अगर हम बात करें अफजाल अंसारी की, तो वो भी पूरी तरह से तैयारी कर चुके हैं और हमें लगता है कि जैसे जिस हिसाब से वो कर रहे थे, इस बार बहुत बड़ी टक्कर होगी बीजेपी और ये गठबंधन में। पिछली बार जो 2019 की बात आप कर रहे हैं, 19 में सारे दल मिले हुए थे, सारे दल, कोई भी दल ऐसा नहीं था जो न मिला हुआ, जिसके आधार पर बसपा से प्रत्याशी थे। हमारा लड़ाई किसी से नहीं है, हम नंबर 1 पर लड़ रहे हैं। अफजाल अंसारी हमसे नंबर 2 की लड़ाई लड़ रहे हैं। बसपा का कोई यहाँ पता ठिकाना नहीं है। मतलब मेरे कहने का ये मतलब है कि जैसे जो भी बीजेपी का टक्कर दे रहा है, लड़ाई है वो अफजाल अंसारी से है, भाजपा से वो लड़ रहे हैं, वो नंबर 1 आने के लिए। वो भारतीय जनता पार्टी आज के डेट में नंबर 1 पर चल रही है, हमारा पीछा करने वाला कोई नहीं है। रहा सवाल यदुवंशी भाइयों का, वो भी हमको मतदान कर रहे हैं, समाज के हर वर्ग के लोग मतदान कर रहे हैं, इसलिए हम नंबर 1 पर हैं। और उनका कहना है, साफ साफ कहना है कि क्यों बार बार वही भाई, बार बार क्यों अफजाल अंसारी सारे दलों के मेल से टिकट पा जाते हैं? क्या हम लोग नहीं है? यदुवंशी में कोई नहीं है या कोई हमारे यहाँ लड़ने वाला नहीं है? बार बार वही लड़ते हैं। तो उनका भी मतदान भारतीय जनता पार्टी को, जो पढ़े लिखे सारे समाज के लोग हैं, जो नौजवान हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को मतदान कर रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आज नंबर 1 पर है। तो जहाँ तक देखा जाता है, उनकी बेटी भी नुसरत अंसारी भी जो है निर्दल लड़ रही हैं कि बाई चांस अगर कोर्ट के आदेश आ जाते हैं, अगर चुनाव नहीं लड़ पाएंगे अफजाल अंसारी, तो वो टक्कर देंगी। वह तो अंधकार में है, कोर्ट का निर्णय क्या होगा, सर्वोच्च संस्था है, उस संस्था को हमें कोई आपत्ति नहीं करनी है, न कहना है कुछ उसके बारे में। लेकिन यदि अफजाल अंसारी लड़ते हैं तो नंबर 2 की लड़ाई लड़ेंगे और नुसरत अंसारी चुनाव लड़ती हैं तो नंबर 3-4 की लड़ाई लड़ेंगे। बीएसपी से भी नीचे? हाँ, बीएसपी से भी नीचे जा सकते हैं। उनका कोई जनाधार नहीं है और न कोई उनका ख्यात प्राप्त है। अफजाल अंसारी लड़ते हैं
वो नंबर 2 की लड़ाई के लिए आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। अच्छा, विपक्ष का एक आरोप लग रहा है कि कुछ दिन पहले अभी प्रधानमंत्री आए थे, लगभग 2-4 दिन पहले, तो उन्होंने जो है राम मंदिर का जिक्र किया, तमाम ऐसी चीजों का जिक्र किया, लेकिन बेरोजगारों के लिए कुछ घोषणा नहीं की है। जैसे अगर कांग्रेस के ही कार्यकर्ता कह रहे थे कि देखिए हमारे नेता जो है राहुल गांधी, उन्होंने कहा है कि हम सत्ता में आएंगे तो 30 लाख नौकरियां भी देंगे, साथ ही 8500 रुपए महिलाओं के खाते में भी टकाटक जाएगा। इतना जो विकास कार्य हुआ है, विकास कार्य से जो कार्य हो रहे हैं, कौन कहता है रोजगार नहीं मिल रहा है? हाईवे बना है, वो बना है आपका, यहाँ एक हवाई अड्डा बनने जा रहा है। अब तक मनोज सिन्हा रहते तो भी शायद आ गया होता, अब तक कहना नहीं पड़ता। उसमें रोजगार नहीं मिलता है क्या? सरकारी नौकरी राहुल गांधी की सरकार थी, इंदिरा गांधी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार रही है। ये इन्होंने 2014 से पहले क्यों नहीं दिया नौकरी? कितनी बेरोजगारी की संख्या बढ़ी, बेरोजगारों की फौज खड़ी किया है किसने? ये सारे दलों ने किया है। हम तो सीधा सीधा बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी अकेले प्रधानमंत्री बन सकते हैं क्या? किसको बनाएंगे प्रधानमंत्री? विपक्षी दल के पास कोई भी प्रधानमंत्री का दावेदार है क्या? हमें तो नहीं लगता है कोई उसमें दावेदार है। और एक परिवार का मुखिया जब हर 6 महीने के बाद बदलता है तो परिवार की क्या स्थितियां होती हैं, इसको आप जानते हैं। उसी तरह से भारतवर्ष, भारत की गरिमा, भारत माँ का संस्कार, भारत का अभिमान, भारत का स्वाभिमान यदि मोदी जी के रहते बढ़ा है तो भारतीय जनता पार्टी लगभग 400 पार होने जा रही है। विपक्ष का तो दावा ठोक के आरोप लगता है कि भाई जब हमारी सत्ता थी तो विकास भी हो रहे थे, साथ ही महंगाई भी कम थी और नौकरियां भी मिल रही थी। लेकिन 10 सालों में आप देखिए कि बीजेपी सरकार में आई है तो पेपर लीक हो जा रहे हैं, तमाम ऐसे कार्य हो रहे हैं जो सिर्फ अरबपतियों के फायदे के हैं और गरीब लोगों के लिए वो घाटे का सौदा है। केवल इनकी सरकारों में क्या प्रदेश की सरकारें नौकरियां देती हैं तो क्या भारत सरकार की नौकरी नहीं मानी जाती है? वो भारत सरकार के अधीन ही न है। तो जब देते हैं तो वो कहीं कहीं तो ऐसा हुआ है, जैसे लालू जी है, रेलवे में नौकरी दी और नौकरी के बदले क्या लिया उन्होंने? जमीन लिया। केजरीवाल, अभी देख रहे हैं केजरीवाल की भी घटनाएं क्या पहुंच गई। तो ये सारे जो दल मिले हुए हैं, ये सारे दलों का नौटंकी है। अब आरक्षण पर ही आ जाइए, आरक्षण काट करके दे रहे हैं। किसका काट रहे हो भाई? कहीं पता लगाइए। बाबा साहब का संविधान जो कहता है, संविधान के अनुसार आरक्षण होना चाहिए ना, कि किसी जात के आधार पर हम दे देंगे। क्या हम ईसाई को दे सकते हैं? तो जाति में कम है। क्या मुस्लिम धर्म को दे सकते हैं? क्या पारसी धर्म को दे सकते हैं? पारसी सबसे कम है इस देश में। क्या पारसियों को नहीं चाहिए आरक्षण? लेकिन वो कभी आरक्षण की मांग नहीं करते हैं। तो देश का विभाजन वर्गों में बांट करके करने वाले राजनीतिक दल कभी भी वो भारत की सत्ता पर काबिज नहीं होंगे। हम सब एक साथ हैं, हम सबको एक मानते हैं। सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, यह मोदी जी का नारा है, भारतीय जनता पार्टी का नारा है। हम सबको लेके चल रहे हैं। हम उदाहरण नहीं देना चाहते हैं आपको। यदि ट्रेनें चल रही हैं गाजीपुर से, बॉम्बे में पहले पूछा जाता था कि कहाँ जाना है? गाजीपुर। वहां कोई बता नहीं पाता था गाजीपुर है कहाँ। बनारस का कहा जाता था कि बनारस जा रहे हैं, बनारस जाना है तो हमको ट्रेन मिलती थी। आज वहां बॉम्बे के प्लेटफार्म पर लाउड स्पीकर उसका चिल्लाता है, गाजीपुर के लिए ट्रेन खुलने जा रही है, गाजीपुर के लिए। ये किसने विकास किया? गाजीपुर का विकास किसने किया? गाजीपुर आज बड़ी लाइन से जुट गया, गाजीपुर मऊ से जुट गया, गाजीपुर चारों तरफ से जुट गया। ये किसने विकास किया? भारतीय जनता पार्टी के मनोज सिन्हा ने किया। और आज वह विकास 5 साल में ठप हो गया था। उसी विकास को हम चाहते हैं कि आगे बढ़े और जनहित में काम हो और बेरोजगारी की समस्या कम। अफजल अंसारी का एक आरोप था, वो बयान के दौरान उन्होंने कहा था कि जब मनोज सिन्हा बीएसएनएल में थे मंत्री, दूरसंचार मंत्री, तो उन्होंने बीएसएनएल को डुबा दिया। ऐसा गलत है, कहीं से नहीं। यदि बीएसएनएल को उन्होंने डुबा दिया तो लोकसभा के सांसद रहे 5 साल, तो 5 साल में क्यों नहीं इस मुद्दे को उठाए लोकसभा में?
वो लिखित दे सकते हैं, हम तो नहीं कह सकते हैं। वो उस मुद्दे को उठा सकते थे लोकसभा में प्रश्न के माध्यम से। ये जनता को गुमराह करने और मनोज सिन्हा को बदनाम करने की कोशिश है उनकी, बाकी कुछ नहीं है। और मनोज सिन्हा ही उनके निशाने पर है, टारगेट पर हैं। लेकिन मनोज सिन्हा ऐसे व्यक्ति नहीं है। वो बीएचयू के आईटी से एमटेक हैं, नौकरी को लात मार के आए हुए हैं। तो ऐसा मनोज सिन्हा जी नहीं है। और पूरे देश में सांसदों में यदि कोई ईमानदारी का तगमा दिया गया है तो मनोज सिन्हा, उनसे बड़ा ईमानदार कोई भी सांसद नहीं है, न कोई मंत्री रहा है। मंत्री भी रहे, कोई आरोप लगा हो तो बता दीजिए, हम राजनीति छोड़ देंगे। मनोज सिन्हा पर यदि किसी तरह का आरोप यदि इस तरह का लग जाए, हम राजनीति छोड़ करके घर बैठ जाएंगे। कोई इस तरह का आरोप नहीं है। अच्छा, एक उनका दावा आ रहा था कि उनका ये कहना था कि भाई एक ब्रिज बनवा दिए, वाहवाही हो गई, लोगों में पता चल गया विकास पुरुष हो गए। हाँ, यहाँ हम 200 प्लस किलोमीटर की सड़कें बना दी है, लेकिन फर्क इतना है कि मैं जो है चिल्ला चिल्ला के कहता नहीं, इसलिए लोग सोचते हैं कि विकास किया नहीं। इसमें चिल्ला के कहने की क्या बात है? जो पुल बना है, पूरा जनपद, पूरा यहाँ आने वाले सारे लोग देख रहे हैं कि विकास है कि नहीं है। हाईवे बना हुआ है, देख लीजिए विकास हुआ है कि नहीं हुआ है। 4 लेन बना है, देखिए विकास हुआ है कि नहीं हुआ है। ट्रेनिंग सेंटर बना है, देखिए विकास हुआ है कि नहीं हुआ है। यहाँ मेडिकल कॉलेज खुला, विकास हुआ है कि नहीं हुआ है। यहाँ एम्स आया, विकास हुआ कि नहीं हुआ? क्या नहीं विकास हुआ? यहाँ आपका क्रीड़ा स्थल मिला गोरा बाजार गाजीपुर में, जहाँ विकास की अब परियोजनाएं बढ़ रही है ना। तो जब विकास की परियोजनाएं बढ़ेगी तो हमारा रोजगार बढ़ेगा। जब परियोजना ही नहीं बढ़ेगी तो हमारा रोजगार कहां से होगा? आज गोरा बाजार में मेडिकल कॉलेज की वजह से कम सैकड़ों लोग जी खा रहे हैं। सैकड़ों लोग, कोई बाटी चोखा बना रहा है, कोई ठेला लगाया है, कोई फल बेच रहा है। ये रोजगार नहीं है तो क्या है? नौकरी सबको मिलना असंभव। मुलायम सिंह की डिग्री प्राप्त करने वाले लोगों को कभी नौकरी नहीं मिल पाएगी, इसलिए कि नकल, अकल नहीं है, वो नकल वाली जगह है। तो नकल वाली जगह से नौकरी मिलना असंभव। तो उसी बात पे तो ये डॉक्टर उमेश सिंह बीएसपी के प्रत्याशी भी आरोप लगा रहे थे कि नकल जो मुलायम सिंह यादव में हो रही थी, उससे ज्यादा आप देखिए तो पारसनाथ राय के स्कूल में हो रहे हैं। भाई, हम उमेश सिंह जी के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। उमेश सिंह जी की लड़ाई कहीं से कुछ नहीं है। वो बसपा का लड़ करके जमानत अपनी बचा रहे हैं, जमानत बच जाए किसी तरह से, बाकी कुछ नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी को मतदान हर वर्ग के लोग कर रहे हैं और हर वर्ग के लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इसलिए कि मोदी ही ओबीसी है, मोदी ही पिछड़ी जात है, मोदी ही अनुसूचित जात है, मोदी ही सब कुछ है। और मोदी का विश्वास है, जो कहते हैं मोदी वो करते हैं। तो जहां तक राहुल गांधी कहना था कि भाई देखिए इस समय उनकी जुबान को देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के, वो इस समय बिल्कुल टेंशन में है। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, क्योंकि उनको नजर आ रही है कि सत्ता हाथ से जा रही है। सत्ता नहीं जा रही है, सत्ता जिसके हाथ से जा रही है वो अपना खुद समझ रहे हैं। अब एक छोटी सी घटना है, मोदी जी की जब विवेकानंद पहुंचे हैं तो सारे राजनीतिक दलों को एक सूत्र मिल गया। क्यों गए वहां? हार के कल गए हैं? नहीं, उनको पता नहीं है कि विवेकानंद का वो स्थल क्या है, वहां विवेकानंद जी क्या किए, विवेकानंद कहां से कहां पहुंचे। उसी स्थल पर बैठ करके ज्ञान की प्राप्ति उनको हुई। और मोदी जी भी वहीं जाकर के मनन कर रहे हैं। कल उठ के आ जाएंगे, परसों आ जाएंगे। देखिए, तो छोड़ के कहां भाग के जाएंगे? वो भागने वाले नहीं व्यक्ति हैं, और न भारतीय जनता पार्टी भागने वाली व्यक्ति है, न पार्टी है। जो कथनी करनी में कोई अंतर नहीं आएगा। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है, मोदी जो कहते हैं वो करते हैं, करके दिखाते हैं। इस बार जो कुछ दिन पहले अखिलेश यादव यहाँ आरटीआई मैदान में आए थे प्रधानमंत्री के आने के 2 दिन बाद, वो हुंकार भर के गए थे कि आप देख लीजिएगा भाइयों, 4 जून को मोदी जी का सफाया होना निश्चित है उनके सत्ता का। 2014 से 2019 के बीच में 2014 में ही मुलायम सिंह और अखिलेश जी का सफाया हो चुका था। एक भी सीट उनको नहीं मिली थी, एक भी सीट नहीं मिली थी। बसपा तो कुछ पा गई थी। और इस बार वो अपनी कहीं भी किसी भी सीट पर जमानत बचा ले,
अपनी 2 सीट निकालने किसी तरह से, वो भी निकलने की कगार पर नहीं है। वहां भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी दमदारी से लड़ रहा है और वो किसी भी हाल में उनको सीट कोई मिलने नहीं जा रही है। बसपा की वजह से पिछली बार एक मैंने वो 10 सीट बसपा पा गई थी, इनको वो भी नहीं मिलने जा रहा। तो ये उनका जो तैयारियां हैं इस समय, जो महिलाओं को 8500 रुपए देने का, 4 जून के बाद जब आप सत्ता में आ जाएगा कांग्रेस, तो यही पर्ची दिल्ली जाएगी और दिल्ली से आपका अकाउंट अटैच होके उसमें 8500 रुपए खटाखट आना शुरू हो जाएगा। ये जनता को दिग्भ्रमित करने की बात है। जब 4 जून को जब काउंटिंग शुरू होगी तो खटाखट नहीं, फटाफट भाजपा का खाता खुलता जाएगा और एक कट करते हुए लोग ये चले जाएंगे इटली, और पता नहीं अखिलेश जी कहाँ जाएंगे, कोई ठिकाना नहीं रहेगा। जब 5वें फेज की मतदान हो चुकी थी तो वहीं राहुल गांधी का एक बयान आया था कि देखिए भाइयों, 5वां राउंड तक कंप्लीट हो गया है, लेकिन इसमें एनडीए का नामो निशान एकदम नीचे है, इस समय इंडिया गठबंधन चल रहा है। ये 5वें फेज में उनका बयान। जो 2014 में केवल 50 सीट पाई थी, आज वह 10 से 20 सीट पर आकर के सिमटने वाली है। उसको पता है एनडीए 400 पार, एनडीए 400 पार, और इंडिया का नामो निशान नहीं है। भारत में रहने वाले हर वर्ग के लोग, मैं किसी वर्ग की बात नहीं कर, हर वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। तो आखिर ये आंकड़ा किस हिसाब से आएगा? जैसे कि अगर देखा जाए कांग्रेस भी एक में है, सपा भी है, भाई हम तो जम्मू कश्मीर आम आदमी पार्टी भी है। जम्मू कश्मीर की आम आदमी पार्टी मैंने क्या, वो 7 सीट भाजपा की रही है। आज भी दिल्ली में सरकार थी, सरकार हो सकती है। 370 धारा का समापन हमने किया, जहां जम्मू कश्मीर में 2 विधान 2 निशान 2 संविधान नहीं चलेगा लोग कहते थे, आज वहां 1 विधान 1 संविधान 1 निशान चल रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, और खास तौर से गाजीपुर का लाल मनोज सिन्हा ने वहां जाकर के इस शांति व्यवस्था बहाल कराया है। आज वहां मतदान हुआ है, पूरे देश में सबसे ज्यादा मतदान हुआ, लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। भारतीय जनता पार्टी को वहां सीट खुलने जा रही है, भारतीय जनता पार्टी को वहां सीट मिलने जा रही है, क्या मानेंगे उसको? तो हमने धर्म के आधार पर किसी का विभाजन नहीं किया है। हम तो कहते हैं अल्लाह ईश्वर तेरा नाम सबको सन्मत दे, भगवान गांधी जी गाए थे, मंदिरों में बैठ के गाए, मस्जिदों में बैठ के गाए, अल्लाह ईश्वर तेरा नाम सब। हम तो पहले अल्लाह का नाम ले रहे हैं, इसलिए कि हम सभी धर्मों को एक समान मानते हैं। हम धर्म विरोधी नहीं, उपासना पद्धति बदली है, हमारी उपासना पद्धति बदली है, तो हम धर्म के विरोधी कैसे हो जाएंगे? अभी आप उसिया देखिए, गहमर बारे देखिए, ये सारे लोग पठान ठाकुर रहे हैं, आज पठान लिखते हैं। तो मजबूरी बस या किसी कारण बस उन्होंने उपासना पद्धति बदल दी, लेकिन धर्म परिवर्तन कर दिया। इसलिए भारत में रहने वाला हर व्यक्ति भारत के प्रति उसको प्रेम न हो, राष्ट्र के प्रति प्रेम न हो, तो भारत में रहने का अधिकारी वो नहीं है। वह देश विरोधी है, राष्ट्र विरोधी है। ऐसे गतिविधियों में लिप्त लोगों को भाई यदि कष्ट होता है तो भाई ये तो स्वाभाविक है कि भारत में रह करके भारत का गुणगान करो, भारत का खाओ, भारत का पहन रहे हैं, भारत का सब कुछ कर रहे हैं, तो भारत के प्रति हमारी आस्था होनी चाहिए। जनता को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने एक बार कहा था कि देखिए भाइयों, अगर ईवीएम की आप सुरक्षा करेंगे तो बीजेपी का 200 सीट भी निकालना बहुत ही मुश्किल है। तो इसको देखते हुए इस समय सोशल मीडिया पे यही खबरें चल रही हैं कि आप लोग अपने अपने बूथ के पास का जो ईवीएम जहां रखा जाएगा स्ट्रांग रूम, उसकी आप सुरक्षा करते रहिए। देखिए बीजेपी किस तरह से यहाँ से हट जाएगी। ये ईवीएम एक बहाना है, ये बौखलाए हुए लोग हैं। अभी देखिए हमारे यहाँ अमित शाह जी के कार्यक्रम में रोड शो में आने वाले 2 कार्यकर्ताओं पर प्राणघातक हमला हुआ। चतुर्भुज चौबे जो हमारे बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, उन पर जानलेवा हमला हुआ है। अब देख हॉस्पिटल में भर्ती हैं। एक हमारे कुशवाहा जी हैं, उन पर हमला किया गया है। तो ये हताशा में ये चुनाव हार रहे हैं, इस नाते हमला कर रहे हैं। हमला करने का मतलब मेरा ये है कि ईवीएम में कोई चोरी नहीं कर सकता है। ईवीएम की सुरक्षा कीजिए आप। कहाँ कौन मना किया है आपको?
कैसे सुरक्षित करेंगे? ये जब हारते हैं, राजस्थान में ईवीएम की चोरी क्यों नहीं हो गई? विधानसभा के चुनाव में 2014 में क्यों नहीं हुई भाई? कहीं भी ईवीएम की चोरी नहीं होती है। ये जब हारते हैं तो कहते ईवीएम पर ठिकारा फोड़ते हैं, और जब जीतते हैं तो ईवीएम सही है। जब जीत जाते हैं तो ईवीएम सही हो जाता है, और जब हार जाते हैं तो ईवीएम खराब हो जाता है। इसका क्या मतलब है? तो इस बार आपका पूरा रणनीति तैयार है 400 पार करने? एकदम 400 पार पर हम लगे हुए हैं। हम सारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं, सारे कार्यकर्ता मन से लगे हैं, अपने तन से लगे हैं, अपने अर्थ से लगे हैं, अपने हर तरह से परिवार, सब परिवार भी लगे हैं उनके। एक परिवार का मुखिया हमारा दल में घूम रहा है, उसके पूरे परिवार के लोग उसके साथ घूम रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कार में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में कोई भी विवाद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एकदम मनोयोग से यह सीट जीतने जा रही है। चलिए, इस बार ज्यादा इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। कल मतदान है, 3 दिन बाद ही उसका परिणाम निकल जाएगा। तमाम ऐसे जगह थे जहां महीनों इंतजार करना पड़ा, लेकिन यहाँ गाजीपुर में ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ये जनता को अग्रिम बधाई है। ये जनता को अग्रिम बधाई है मोदी सरकार बनाने के लिए। और खटाखट और फटाफट मोदी सरकार ही जो देना होगा दे सकते हैं, बाकी कोई सरकार देने की स्थिति में नहीं है। और सबसे बड़ा देना है अस्थाई सरकार। भारत का मान सम्मान बढ़ाना, विदेशों में भारत की पूंछ बढ़ाना, विश्व स्तर पर इसको धर्म गुरु ले जाकर के स्थापित करना जो पहले था। ये सारी बातें मोदी जी के नाम पर हो रही हैं, और मोदी जी को जनता अपना सब कुछ मान रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे। कल मतदान है, आप लोग जरूर समय से पहुंचिए और मतदान करिए, क्योंकि मतदान आपका अधिकार है। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। कैमरे के पीछे है जियाउल हक, मैं राशिद अंसारी गाजीपुर से।